नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि पोलैंड में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ग्रेव या कब्र को डिस्कवर किया है, जिसे कहा जा रहा है कि ये कब्र एक वुमेन वैम्पायर की है। इस कब्र में जो कंकाल मिला है उसके गले में एक सिकल लगाया गया है जो कि गोल आकार का है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये इसलिए लगाया गया है ताकि ये मुर्दा औरत दोबारा जिंदा ना हो सके। अगर ये ऐसा करने की कोशिश करे तो जैसे ही ये उठे उस सिकल से इसका गला कट जाए। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पुराने रिचुअल्स हुआ करते थे, जिसे करने के बाद ऐसा माना जाता था कि जो वैम्पायर्स होते हैं वो वापस जिंदा नहीं हो पाते, जिसका इस्तेमाल करके जो वैम्पायर्स होता था उसको लोगों को परेशान करने से रोका जाता था। फिर जो मुर्दा व्यक्ति होता था उसे दोबारा जिंदा होने या फिर डेमन बनने से रोका जाता था। साथ ही साथ इसका जो टो था उसमें भी एक पैडलॉक लगा हुआ मिला है, वो भी इसी पर्पस के लिए लगाया गया था कि ये जिंदा ना हो सके। और इन्हीं सब की वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस ग्रेव में जो वुमेन थी वो एक वैम्पायर थी, ऐसा मानना था उस समय के लोगों का। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और इस क्रेज के बारे में, प्लस आपको वैम्पायर और ड्रैकुला में हो सकता है डाउट हो कि क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पोलैंड, जो कि ईस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है, उसमें ये ग्रेव मिली है, जिसको बताया जा रहा है कि ये 17th सेंचुरी की है। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम, जिसको लीड कर रहे थे दैरियस पोलिंस्की, जो कि बिलोंग करते हैं निकोलस कॉर्पेनियस यूनिवर्सिटी से, उनने इस ग्रेव को डिस्कवर किया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो इस ग्रेवयार्ड में देखने को मिली, वो पहले तो गले में एक सिकल देखने को मिला। दूसरा, इसके टो में पैडलॉक लगा हुआ था, जो कि अगेन फिर से इसी पर्पस के लिए लगाया गया था। इसके अलावा इस वुमेन ने सिल्क कैप पहनी हुई थी डेथ के टाइम, ऐसा कहा जा रहा है। और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो वुमेन थी ये हाई सोशल क्लास की थी। इसके अलावा इस वुमेन के जो टूथ थे वो प्रोटाउंडिंग थे, आगे की ओर निकले हुए थे, जिसके बेसिस पे इसको वैम्पायर बताया जा रहा है। और स्मिथसन मैगजीन की माने तो 11th सेंचुरी में लोगों का मानना था कि जो लोग मर जाते हैं वो ब्लड सकिंग मॉन्स्टर बन जाते हैं, और इसीलिए इनको एक रिचुअल्स के थ्रू दफनाया जाता था ताकि ये वैम्पायर ना बन पाए या रीबॉर्न ना हो पाए। और ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन हो गई थी 17th सेंचुरी में पोलैंड में। कभी कभी तो जो डेड बॉडी होती थी उसके हाथ या गला काट दिया जाता था ताकि वो दोबारा से उठ ना पाए अपनी कब्र से। तो या तो हो सकता है कि इस वुमेन की डेथ हुई हो, उसके बाद इसको जो एंटी वैम्पायर रिचुअल्स थे उसके थ्रू इसको दफनाया गया हो, या फिर इस वुमेन को इस समय ऐसा माना गया हो कि ये एक वैम्पायर थी और इसको फिर मार के ऐसे दफनाया गया हो, जो कि बहुत कॉमन हो गया था 18th सेंचुरी में यूरोप में। किसी पे भी इल्जाम लगा दिया जाता था कि ये वैम्पायर है, ये खून पीता है, और फिर उसको मार दिया जाता था। नाउ क्लियरिटी के लिए ये जान लेते कि वैम्पायर होता क्या है। तो वैम्पायर एक क्रीचर है जो कि यूरोप के, खासकर से जो ईस्टर्न यूरोप है उसके पुराने लोक कथाओं या परंपरागत कथाओं में फेमस है। ये वो डेमंस होते हैं जो कि ह्यूमन ब्लड पे फीड करते हैं, यानी कि ये जो ह्यूमन ब्लड है उसको पीते हैं और उसी से जिंदा रहते हैं। आजकल के मूवीज में जैसे आपको वैम्पायर्स दिखाए जाते हैं, पतला सा, गुड लुकिंग और कई कई हंगरी दिखाया जाता है, लेकिन पुराने जो वैम्पायर्स की स्टोरी है या फिर उससे रिलेटेड जो वर्क है उसको आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें वैम्पायर्स को काफी ब्लोटेड, रडी और मोटा शो किया जाता था। 18th सेंचुरी से पहले ज्यादातर ये ईस्टर्न यूरोप में इनकी कहानी सुनाई देती थी, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद ये बहुत तेजी से फैलने लगा ईस्ट यूरोप में, इतनी तेजी से कि इस पूरे इवेंट को मास हिस्टीरिया ऑफ 18th सेंचुरी कहा जाता है। किसी पे भी इल्जाम लगा दिया जाता था और उसको फिर मार दिया जाता था ये कह के कि वो वैम्पायर है। ये चीज बहुत आम हो गई थी यूरोप में। नाउ इसी से रिलेटेड एक वर्ड या एक नेम ड्रैकुला आप लोग ने बहुत बार सुना होगा। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये क्या चीज है और ये कैसे डिफरेंस है वैम्पायर से। होता क्या था कि जो वैम्पायर्स की स्टोरीज थी ये ऑलरेडी काफी फेमस हो गई थी पूरे यूरोप में, फिर इन पे ड्रामास, नोवेल्स ये सब लिखे जाने लगे। ऐसे ही एक राइटर थे ब्रैम स्टोकर, जिनने 1897 में अपना नोवेल लिखा जिसका नाम इनने रखा ड्रैकुला। इसमें इनने हिस्ट्री को और ये जो क्रीचर है वैम्पायर्स का, इसको मिला के एक नई स्टोरी क्रिएट की। व्लेड द इम्पेलर या व्लेड थर्ड जिसे कहा जाता है, वो एक किंग थे वलाचिया के, जो कि एक वैसल हुआ करता था हंगेरियन एम्पायर का। इनके फादर यानी व्लेड टू जब रूलर होते हैं वलाचिया के, तो जो एम्परर होता है हंगेरियन एम्पायर का वो इनको इंडक्ट करता है नाइटली ऑर्डर ऑफ ड्रैगन में, और फिर इनको काम दिया जाता है कि जो ऑटोमन एम्पायर है उससे इनको लड़ना है और उनका जो एक्सपेंशन है उसको रोके रखना है। इसी के बाद इनके नाम के आगे ड्रैकुल लगने लगता है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन।
और इनके बेटे जो थे उनको कहा जाने लगता है ड्रैकुलाई। व्लाद सेकंड जब रूलर थे तो इनके टाइम में वैलेचिया की लगातार वॉर हुआ करती थी। ये शुरुआत से लॉयल थे हंगेरियन एम्पायर को, लेकिन 1437 में जब हंगेरी के किंग की डेथ हो जाती है तब हंगेरियन एम्पायर बहुत कमजोर हो जाता है और इसके बाद ऑटोमन सुल्तान व्लाद II को बुलाता है एक डिप्लोमेटिक मीटिंग के लिए। व्लाद II खुद और अपने बेटे यानी व्लाद III और एक और अपने बेटे के साथ जाते हैं ऑटोमन सुल्तान के यहाँ, लेकिन ऑटोमन सुल्तान क्या करता है, इन लोग को बंदी बना लेता है और इसके थोड़ी ही देर बाद व्लाद सेकंड को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इनके बच्चों को बंदी बना के रख लेता है सुल्तान, इसलिए ताकि ये जो व्लाद सेकंड है ये कल को बगावत नहीं करेंगे और लॉयल बन के रहेंगे सुल्तान के। लेकिन इससे होता क्या है कि हंगरी और वेलेचिया में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और इसमें जो व्लाद सेकंड है वो और उनका बड़ा बेटा इन दोनों की डेथ हो जाती है। इसके बाद जो व्लाद III था जो ऑटोमन सुल्तान के यहाँ बंदी बना हुआ था उसको रिलीज कर दिया जाता है और वेलेचिया का नया रूलर डिक्लेयर कर दिया जाता है, प्लस ऑटोमन एम्पायर की आर्मी में भी उसे एक रैंक दे दिया जाता है। तो इस समय जो वेलेचिया के रूलर के लिए कैंडिडेट होता है ऑटोमन एम्पायर की तरफ से ये व्लाद III और हंगरी की तरफ से होता है व्लाद सेकंड का एक कजन जिसका नाम होता है व्लादिसेव। लेकिन फिर हंगेरियन किंग और व्लादिसेव में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इस चीज का फायदा उठा के व्लाद III अपनी साइड चेंज कर लेता है और हंगेरियन एम्पायर की सपोर्ट की वजह से दोबारा रूलर बनता है वेलेचिया का। वेलेचिया का रूलर बनने के बाद सबसे पहला काम व्लाद III क्या करता है कि जो एनुअल ट्रिब्यूट जाता था वेलेचिया से ऑटोमन टर्क्स को हर साल, जिसमें कुछ बच्चे भेजे जाते थे और पीस मेंटेन रखे रहने के लिए, उसको कैंसिल कर देता है। उसके बाद वो सब नोबल जिन पे इसको शक होता है कि वो इसके फादर के मर्डर में इन्वॉल्व थे उन सबको ये इनवाइट करता है और उन सबको मारने के बाद उनकी बॉडी में एक स्पाइक इम्पेल्ड कर देता है और उनको वैसे ही टांग देता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा था व्लाद द इम्पेलर। आपने जितनी भी मूवी देखी होगी ड्रैकुला के, उनमें मैक्सिमम मूवियों में इस तरह का सीन या इस तरह की क्लिप जरूर आपको दिखाया गया होगा जिसमें एक रॉड पे या एक भाले पे डेड बॉडी टंगी हुई है। दरअसल इसका जो लोगों को मारने का तरीका था वो कुछ इसी तरह था और ये अपनी क्रूअल्टी के लिए जाना जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा व्लाद द इम्पेलर। इसके बाद जो ऑटोमन सुल्तान था वो इनको ऑर्डर देता है अपने यहाँ आने का, लेकिन ये इस ऑर्डर को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और जो इनवॉइस ये ऑर्डर लेके आते हैं उनकी बॉडी में भी ये स्पाइक इम्पेल्ड करके उनको टांग देता है। इसके बाद सुल्तान अपनी आर्मी भेजता है इन पे अटैक करने के लिए। ये आर्मी जब इसके फोर्ट के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो जो सिटी है वो पूरी तरह से खाली है और 20,000 टर्किश प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की लाश वहां पर ऐसे ही टंगी हुई है स्पाइक्स पे। इसके बाद ये व्लाद III पहुंचता है हंगेरी किंग के पास मदद के लिए ऑटोमन्स के अगेंस्ट, लेकिन उससे पहले ही जो हंगेरी का किंग होता है वो एक रूमर्स का शिकार हो चुका होता है। तो उसके कान में ये भर दिया जाता है कि ये ऑटोमन्स से मिला हुआ है, जिसकी वजह से हंगेरी का जो किंग होता है इनको अरेस्ट कर लेता है। फिर थोड़े टाइम के बाद इनको अपने जो आजादी है वो मिलती है, लेकिन कुछ शर्तों पे, जैसे कि इनको हंगेरियन रॉयल फैमिली में अपनी शादी करनी पड़ेगी और कैथोलिज्म अपनाना पड़ेगा। ये दोनों शर्तें मान लेते हैं ये और फिर दोबारा इनको किंग ऑफ वेलेचिया बना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर तुर्कों से वॉर छिड़ती है और इस बैटल में इनकी डेथ हो जाती है। और इसी की स्ट्रगल को जो ब्रैम स्टोकर्स थे इनने अपनी नॉवल में अपनी इमेजिनेशन के साथ ब्लेंड की और एक क्लासिक नॉवल लिखी। एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको मैं बताऊं इनके नॉवल के बारे में, तो इनकी जो नॉवल थी वो जब लिखी गई थी तो वो बिल्कुल नहीं बिकी थी, लेकिन फिर कोई पर्सन उस नॉवल को यूज करके एक ड्रामा बनाने की कोशिश करता है और इसके बाद उस आदमी पे कॉपीराइट का केस हो जाता है। उसकी वजह से ये नॉवल दोबारा लोगों के चर्चा में आती है और फेमस हो जाती है। तो ये थी पूरी स्टोरी ड्रैकुला। अभी सिलसिला ये है कि ये जो रशिया और ईस्टर्न यूरोप है यहाँ पर व्लाद III को एज अ हीरो की तरह और इनकी जो स्ट्रगल थी उसके लिए जाना जाता है, जबकि वेस्टर्न यूरोप में इनको एक क्रूअल और इविल आदमी की तरह जाना जाता है। हालांकि ये कोई 100% सच नहीं है, अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन जनरली इनकी ऐसी धारणा है ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को गाइज यहाँ पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।